हार्ट ऑफ द ओशन एपिसोड 141। श्लोक का सीक्रेट प्लान और प्रशांत का पागलपन। हॉस्पिटल, श्लोक का दर्द और सारा की साजिश। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आकांक्षा ने लक्ष्य का हाथ अपने साथ खींचते हुए रोते रोते कहा, ठीक है भाई, तो हम अभी इसी वक्त जा रहे हैं। ये कहते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर श्लोक की तरफ देख रही थी, पर श्लोक जानबूझकर उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अपने पति का ये रूखापन देखकर आकांक्षा के सब्र का बांध टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो तेजी से हॉस्पिटल के बाहर की तरफ भाग गई। लक्ष्य भी उसे संभालते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ा। उनके जाने के बाद श्लोक ने उस सूने पड़े खाली कॉरिडोर की तरफ देखा और पल भर में उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। विक्की, जो काफी देर से अपने बड़े भाई के चेहरे के हाव भावों को नोटिस कर रहा था, उसने बिस्तर से ही टेक लगाते हुए कहा, भाई, आपके पास कोई प्लान है ना? श्लोक ने झटके से मुड़कर उसे देखा और गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हें कैसे पता? विक्की ने अपने पट्टी बंधे हुए जख्मी हाथ को संभालते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जाहिर सी बात है भाई, जिस लड़की को आप उदास होना तो दूर की बात, अपने सामने उसकी मुस्कान तक छोटी होते नहीं देख सकते। उसे आप इस तरह बेवजह नहीं रुलाएंगे। मैं मानता हूं कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए, पर भाई, आप कब तक उसे इस तरह छुपाकर प्रोटेक्ट करेंगे? ये कड़वा सच जानने के बाद कि हम हमेशा दुश्मनों के राडार पर रहते हैं और न जाने कितने सारे दुश्मन इस वक्त आपकी कमजोरी ढूंढ रहे हैं, आप उसे अकेले कब तक बचा सकते हैं? विक्की के शब्द खत्म होते ही श्लोक के माथे पर गहरी शिकन आ गई। वो खुद भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी जो असली आइडेंटिटी है वो किसी भी दिन आकांक्षा को बहुत बड़े खतरे में डाल सकती है, पर वो उसे किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी भींची और दृढ़ता से कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा विक्की, बहुत जल्द। विक्की ने एक ठंडी आह भरी और कहा, मुझे भी यही उम्मीद है भाई कि आप जल्दी ही सब कुछ ठीक कर दें, वरना बहुत कुछ बिगड़ सकता है। श्लोक ने विक्की को अपना ध्यान रखने को कहा और उसकी सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल में कुछ एक्स्ट्रा गार्ड्स तैनात करके वहां से गया। उसे उन क्लाइंट्स को फिर से मनाना था जो मीटिंग छोड़कर चले गए थे। श्लोक के वहां से जाते ही कॉरिडोर की दीवार के पीछे से एक साया बाहर आया। वो सारा थी। सारा गुस्से में श्लोक की जाती हुई पीठ को घूर रही थी। वो तब से श्लोक का पीछा कर रही थी जब से वो कंपनी से पागलों की तरह निकला था। यहां पहुंचकर जब उसने श्लोक को आकांक्षा के लिए तड़पते और आकांक्षा को उससे नाराज होते देखा, तो सारा के सीने में जलन की आग भड़क उठी। उसे यह सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सारा ने अपने हाथ में पकड़े फोन को देखा। उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान उभरी और वो खुद से फुसफुसाकर बोली, बस कुछ दिन और आकांक्षा, मैं भी देखती हूं कि तुम कब तक श्लोक की पत्नी बनकर इस अग्निहोत्री मेंशन में ऐश करती हो क्या? तुम तब भी श्लोक के साथ खड़ी रहोगी जब तुम्हें उसकी काली सच्चाई का पता चलेगा। जंगल वाला घर प्रशांत का जुनून और आरुषि का डर। उधर जंगल वाले उस रहस्यमयी घर में आरुषि की जब नींद खुली तब तक शाम ढल चुकी थी। उसने अपनी भारी आंखें खोलकर अपने आसपास देखा। आलीशान बिस्तर का दूसरा कोना पूरी तरह से खाली और ठंडा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वहां सो रहा इंसान यानी प्रशांत काफी देर पहले ही उठकर जा चुका है। अनजाने में ही आरुषि का नाजुक हाथ बेड के उस खाली हिस्से पर चला गया और उसके होंठों पर एक अनजानी सी प्यारी मुस्कुराहट तैर गई। वो बेखबर थी कि उसकी इस छोटी सी हरकत को कमरे के एक अंधेरे कोने में बैठा कोई शख्स बहुत गहराई से देख रहा था। प्रशांत आज पूरे दिन कहीं नहीं गया था। यहां तक कि आज उसकी अरोड़ा कॉरपोरेशन में एक बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग थी।
पर वो वहां भी नहीं गया, क्योंकि वो आरुषि का ख्याल रखना चाहता था। उस नाजुक लड़की को इस हालत में अकेला छोड़कर जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आरुषि ने प्रशांत का तकिया अपने दोनों हाथों में समेटा और उसे देखते हुए मासूमियत से बुदबुदाई, बहुत गुस्सा करते हैं आप क्या? आप हमेशा अपना गुस्सा अपनी नाक पर लेकर चलते हैं। सुबह खाना भी नहीं खाया, गुस्से में प्लेट तोड़ दी और मुझ पर इतना चिल्लाए, यहां तक कि मुझे इस घर से चले जाने को भी कह दिया। आप ही वो इंसान थे ना जो मुझे इंग्लैंड से जबरदस्ती यहां खींच कर लाए थे और हमेशा हक से कहते थे कि मैं आपकी प्रॉपर्टी हूं। तो फिर कोई अपनी प्रॉपर्टी को ऐसे जाने के लिए कैसे कह सकता है? उसने तकिए पर अपना सिर टिकाया और आगे कहा, मैं तो अब तब तक यहां से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक कि आपके दिए हुए एक एक पैसे का कर्ज और आपका ये एहसान नहीं चुका देती। प्रशांत, जो अब तक आरुषि की उस मीठी और सुरीली आवाज के जादू में कहीं खो गया था, उसकी आखिरी लाइन, पैसे का कर्ज और एहसान चुकाना, सुनते ही झटके से गुस्से से पागल हो गया। उसने पलक झपकते ही तेजी से आरुषि के पास पहुंचकर उसे बिस्तर पर अपने नीचे दबा लिया। उसने अपने चेहरे को आरुषि के चेहरे के बेहद करीब ले जाकर बेहद भारी और डरावनी आवाज में कहा, तो तुम मेरा एहसान चुकाना चाहती हो? चलो आज मैं तुम्हें खुद बताता हूं कि तुम मेरा कर्ज आखिर कैसे चुका सकती हो। ये कहते हुए प्रशांत का एक मजबूत हाथ आरुषि की पतली कमर पर रेंगने लगा। आरुषि, जो प्रशांत के इस अचानक हुए हिंसक हमले से पूरी तरह हैरान थी, अपने शरीर पर उसकी तपती उंगलियों का एहसास पाते ही थर थर कांपने लगी। उसने डरते हुए कांपती आवाज में कहा, आप यहीं कमरे में थे? प्रशांत ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी सुध बुध खो चुका था। उसने अपने दहकते हुए होंठों को आरुषि की सुराहीदार गर्दन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर मैं यहां नहीं होता आरुषि, तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मेरे सारे पैसे और मेरे एहसानों को जल्द से जल्द लौटाकर मुझसे आजाद होना चाहती हो। जब तुम ऐसा करना ही चाहती हो तो चलो आज इस हिसाब को पूरा ही कर देते हैं। ये कहते हुए उसने दीवानगी में जोर से उसकी गर्दन पर बाइट कर लिया। गर्दन पर तीखा दर्द होते ही आरुषि के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसकी वो मदहोश करने वाली चीख प्रशांत को और ज्यादा काबू से बाहर कर रही थी। उसके होंठ धीरे धीरे उसकी गर्दन से फिसलते हुए नीचे की ओर बढ़ रहे थे, जिससे आरुषि की सांसें बहुत तेज और भारी हो रही थीं। पर तभी अचानक इस आपाधापी में प्रशांत का पैर आरुषि के उस चोटिल और जख्मी पैर से जोर से टकरा गया। पैर टकराते ही आरुषि के मुंह से दर्द के मारे एक ऐसी चीख निकली जो कमरे की दीवारों से टकराकर गूंज गई। ये चीख पहली वाली चीख से बिल्कुल अलग थी। इसमें तड़प थी, बेबसी थी। प्रशांत ने जैसे ही इस गहरे दर्द को महसूस किया, उसका जुनून तुरंत हवा हो गया। उसने झटके से अपना सिर उठाया और आरुषि के आंसुओं से भीगे उस मासूम चेहरे को देखा। आरुषि के रोते हुए चेहरे को देखकर प्रशांत के फौलादी दिल के अंदर एक गहरा गिल्ट जाग उठा। उसने अपनी उंगलियों से आरुषि की गर्दन पर बने उस गहरे लाल निशान को सहलाया और बहुत ही धीमी भर्राई हुई आवाज में पूछा, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है आरुषि? इस पल पल बदलते हुए इंसान की फितरत को समझ ही नहीं पा रही थी कि वो आखिर क्या है, एक रक्षक या भक्षक। फिर भी उसने रोते हुए ना में अपनी गर्दन हिलाई और सुबकते हुए कहा, गर्दन में नहीं, पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। प्रशांत तुरंत उसके ऊपर से हटा और उसके पैर की तरफ देखा, जहां से ताजा खून एक बार फिर पट्टी को चीर कर बाहर निकलने लगा था। उसने बिना एक पल गवाए साइड टेबल से मेडिकल बॉक्स उठाया और बहुत ही नरमी से उसकी पट्टी चेंज करने लगा। पट्टी बांधने के बाद उसने आरुषि को कंबल से ढका और भारी आवाज में कहा, चुपचाप आराम करो। यह कहकर वो कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि अचानक कुछ सोच कर रुका।
उसने पीछे मुड़कर आरुषि के नाजुक चेहरे को अपने दोनों हाथों के कप में भरा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बेहद पजेसिव अंदाज में कहा, एक बात अपने इस छोटे से दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लो आरुषि, तुम मेरा एहसान कभी नहीं चुका सकती, क्योंकि मुझे तुम्हें अपनी जिंदगी भर के लिए अपने साथ रखना है। उसकी आंखों में देखते हुए उसने आगे कहा, और तुम चाहकर भी इस घर से मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती। गलती करने पर तुम्हें मुझसे सजा भी मिलेगी और गलती ना करने पर भी तुम्हें मेरी डांट सहनी पड़ेगी, पर तुम्हें हर हाल में रहना यहीं होगा, सिर्फ मेरे पास। ये कहकर उसने आरुषि के माथे पर एक गहरा सुकून भरा किस किया और तेज कदमों से कमरे के बाहर चला गया। आरुषि पूरी तरह कंफ्यूज होकर कमरे की सीलिंग को एकटक निहार रही थी। उसकी जिंदगी आखिर किस मोड़ पर चल रही थी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन।